ऐश्वर्या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। वो खुद को एक बड़े स्टेज पर देखना चाहती थी, इसलिए वो आखिरकार दिल्ली पहुंची। दिल्ली की ये चमक धमक भले ही मेरे लिए नहीं है, लेकिन मेरे सपनों की चमक इससे कहीं ज्यादा है। वो जिस थिएटर में एडमिशन लेना चाहती थी, वहां पहुंचने के बाद उसे पहली बार समझ आया कि उसके सपनों को पूरा करने की राह इतनी आसान नहीं होगी। उसे एडमिशन तो मिल गया, लेकिन थिएटर में एक्टिंग करने वाले बाकी लोगों का रवैया उसकी तरफ कुछ अच्छा नहीं था। हालांकि थिएटर के मालिक और डायरेक्टर सनी सर ऐश्वर्या को बहुत सपोर्ट करते थे। ऐश्वर्या, तुम्हारी मेहनत और लगन मुझे पसंद आई। यहाँ तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस अपने आप पर विश्वास रखना। वो दिन रात अपनी कला को निखारने में जुट गई, लेकिन उसकी लगन, मेहनत और टैलेंट को देखकर बाकी लोग उसे निशाना बनाने लगे। एक दिन थिएटर के कुछ साथी आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। देखो तो गांव की लड़की बड़े बड़े सपने लेकर आई है, इसे क्या लगता है कि ये हमारे शहर में टिक पाएगी? थिएटर तेरे बस का नहीं है ऐश्वर्या, वापस चले जा चूल्हा चौका करने। शक्ल देख अपनी आईने में। इन लोगों को आने कौन देता है दिल्ली में? सनी सर की गैर मौजूदगी में ऐश्वर्या के साथ बदतमीजी की जाती, उसके डायलॉग्स का मजाक उड़ाया जाता और कई बार उसे बेवकूफ बनाने के लिए गलत स्क्रिप्ट दी जाती। एक बार उसके कपड़ों में रंग डाल दिया गया ताकि वो सबके सामने शर्मिंदा हो। ऐश्वर्या, इनकी बातों का बुरा मत मानो, ये सब सिर्फ तुम्हारी मेहनत से जलते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता रजनी, मैं यहाँ अपने सपने पूरे करने आई हूँ और मैं हार नहीं मानूंगी। उसकी रैगिंग भी की जाती, उसे अजीब अजीब काम करने के लिए मजबूर किया जाता, जैसे कि पूरे थिएटर की सफाई करना या सबके लिए चाय बनाना। रजनी उसे इन लोगों से बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन एक अकेली रजनी भी भला क्या कर सकती थी? यहाँ किसी में हिम्मत है तो मुझसे भिड़ कर दिखाए। ऐश्वर्या के साथ अब कुछ भी गलत हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक दिन जब अगले नाटक के लिए कास्टिंग की बारी आई, तो सनी सर ने सभी को हैरान करते हुए ऐश्वर्या को लीड रोल ऑफर कर दिया। ये सुनकर ऐश्वर्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने रिहर्सल में अपनी पूरी जी जान लगा दी। इस नाटक में लीड रोल ऐश्वर्या निभाएगी और मैं चाहता हूँ कि सब लोग उसका पूरा साथ दें। लेकिन नाटक के शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले ऐश्वर्या अचानक थिएटर से गायब हो गई। कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। उसके साथी जो उसे परेशान करते थे मान बैठे कि वो हताश होकर वापस अपने गांव चली गई होगी। कहा था ना कि ये गांव की लड़की यहाँ नहीं टिक पाएगी। लगता है डरकर भाग गई। ऐश्वर्या के अचानक गायब हो जाने से उसकी दोस्त रजनी बहुत परेशान हो गई। उसने हिम्मत दिखाते हुए सनी सर से कहा, सनी सर, अगर आप चाहे तो मैं ऐश्वर्या की जगह ये रोल निभा सकती हूँ। मैंने उसके साथ रिहर्सल में काफी वक्त बिताया है और मुझे उसकी सारी लाइनें याद है। ठीक है। 2 दिन बाद नाटक का दिन आ गया। पूरा थिएटर दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। नाटक शुरू हुआ और रजनी की परफॉर्मेंस ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे जैसे नाटक खत्म होने की ओर बढ़ा, तालियों की गड़गड़ाहट पूरे थिएटर में गूंज उठी। लेकिन तभी अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा थिएटर अंधेरे में डूब गया और खामोशी छा गई। ये क्या हो गया? लाइट्स क्यों चली गई? अंधेरे में डूबा थिएटर अब बेहद डरावना लगने लगा था। तभी स्टेज पर एक फोकस लाइट जली और सबकी नजरें उसी ओर मुड़ गई। वहां एक अजीबोगरीब जोकर खड़ा था। ये कौन था? इसे यहाँ किसने बुलाया? हो सकता है सनी सर ने बुलाया हो। जोकर का चेहरा सफेद रंग से पुता हुआ था, आंखें गहरे काले रंग से घिरी थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जोकर ने बिना बोले स्टेज पर अजीब अजीब और डरावनी हरकतें करनी शुरू कर दी। उसकी हरकतें इतनी अजीब थी कि दर्शक समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है। ये कोई मजाक तो नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ है। तभी जोकर अचानक हवा में उड़ने लगा। ये देखकर सब सन्न रह गए। जोकर ने धीरे से अपनी उंगली प्रिया और करण की तरफ उठाई और स्टेज पर आने का इशारा किया। प्रिया और करण स्टेज पर पहुंचे। जोकर ने पहले करण की ओर इशारा किया और फिर बेंच की तरफ।
मैं बेंच पर लेटूं? लेकिन क्यों? नहीं करण, मत लेटना। जोकर कुछ नहीं बोला और करण हिचकिचाते हुए बेंच पर लेट गया। जोकर ने एक सफेद चादर निकाली और उसे करण के ऊपर फैला दिया। अचानक करण का शरीर हवा में उठने लगा। दर्शक इसे कोई जादुई ट्रिक समझकर तालियां बजाने लगे, लेकिन उनकी तालियां तब धीमी पड़ गई जब जोकर ने अपनी कोट की जेब में से एक चमचमाती हुई तलवार निकाली। ये क्या कर रहा है वो? इसे रोको! लेकिन जोकर ने बिना किसी चेतावनी के तलवार से करण के शरीर को पीठ से काट दिया। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। फिर करण का शरीर दो हिस्सों में बंटकर स्टेज पर गिर पड़ा और खून का एक लाल सैलाब स्टेज पर फैलने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। करण! लेकिन जोकर प्रिया की ओर बढ़ने लगा। प्रिया ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन जोकर ने उसे पकड़ लिया और बिना देरी किए उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। प्रिया का सिर उसकी गर्दन से अलग हो गया और जोकर ने वो सिर हंसते हुए दर्शकों की ओर फेंक दिया। जैसे ही प्रिया का कटा हुआ सिर दर्शकों तक पहुंचा, थिएटर में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जगह से उठकर पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। दरवाजे बंद है, हम फंस गए हैं। हर कोई जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जोकर उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसकी डरावनी हंसी पूरे थिएटर में गूंज रही थी, जिससे लोग और भी अधिक डर में डूबते जा रहे थे। जोकर एक लड़की के पास पहुंचा जो घबराई हुई अपने चारों ओर देख रही थी। उसने देखा कि जोकर उसे घूर रहा है। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा है। वो इतना डर गई कि चीखते हुए वहीं बेहोश हो गई। जोकर ने अपने इसी अंदाज में कई लोगों को डराया और अपनी खौफनाक हंसी से सबको सन्न कर दिया। तभी थिएटर की लाइट्स फिर से जल उठी और दरवाजे खुल गए। लोग बिना किसी देरी के थिएटर से बाहर निकलने लगे। ये सब क्या हो रहा है? ये जोकर कौन है? भागते भागते लोग पार्किंग लॉट में पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर भी उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई। कहाँ है मेरी गाड़ी? हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अरे हटो सामने से! मेरी गाड़ी कहाँ है? जल्दी भागो यहाँ से! लेकिन तभी जोकर पार्किंग लॉट में प्रकट हुआ। उसकी खौफनाक हंसी सुनाई दी। वो धीरे धीरे टीना की ओर बढ़ा। मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज, मुझे जाने दो। जोकर के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने अपनी तलवार उठाई और टीना पर वार कर दिया। उसकी चीखें गूंज उठी, लेकिन जल्द ही उसकी आवाज खामोश हो गई। इसके बाद जोकर लारा की ओर बढ़ा। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। मुझे जाने दो। लेकिन जोकर ने उसे भी नहीं छोड़ा। ये क्या है? ये कोई इंसान नहीं हो सकता। ये कुछ और है। जोकर ने गगन की बात खत्म होने से पहले ही उसे काट दिया। पार्किंग लॉट में खून फैल गया। चारों तरफ लाशें गिरने लगी। अब जोकर ने सनी सर की ओर देखा। मेरी बारी है। हे भगवान, आखिर ये हो क्यों रहा है? जोकर उनके पास आया, लेकिन वो उन्हें देखता हुआ उनके पास से गुजर गया। इसने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये क्या था? जोकर रजनी के पास पहुंचा। वो एक कोने में छिपी हुई थी। उसके हाथ पैर डर से कांप रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि वही खौफनाक जोकर उसके सामने खड़ा है। ये सब क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। जोकर ने धीरे धीरे अपनी कैप उतारी और अपना चेहरा साफ करने लगा। जब मेकअप साफ हुआ तो रजनी ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त ऐश्वर्या थी। ऐश्वर्या, तुम? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बाकी
सबने तो सीधे सीने पर वार किया, लेकिन तुम तो दोस्त थी, तुमने पीठ पर वार किया। धोखेबाज कहेगी, तुम मुझसे इतना चलती थी कि नाटक का मेन रोल लेने के लिए मुझे ही मरवा दिया, और वो भी इतना बेइज्जत करके, ये ऐसे जोकर बना के। अब तुम नहीं बचोगी। रजनी गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उसकी मिन्नतें बेकार साबित हुई। ऐश्वर्या ने बेरहमी से रजनी का गला दबाना शुरू किया। वो तड़पती रही, लेकिन ऐश्वर्या ने उसे नहीं छोड़ा। वो मर गई और ऐश्वर्या ने उसे दूर फेंक दिया। जब रजनी का शरीर जमीन पर गिरा, तब ऐश्वर्या की आंखों में अजीब सी खुशी झलक रही थी। अब पार्किंग लॉट में सिर्फ एक अजीब व गरीब सन्नाटा था। ऐश्वर्या ने अपने जोकर के कपड़ों और मेकअप को एक तरफ फेंक दिया और एक आखिरी बार सनी सर की तरफ देखा। ऐश्वर्या, तुम? ऐश्वर्या अंधेरे में गायब हो गई और उसके साथ ही इस खौफनाक कहानी का अंत हो गया। सनी सर अकेले उस पार्किंग लॉट में खड़े थे।